हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, लास्ट की वीडियो में मैंने डिस्कस की थी कुछ थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, जिसमें हमने कैंसिलेशन लॉ, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स और रिवर्सल लॉ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इन सब को हमने प्रूफ किया था और इन सब का यूज भी आगे हम करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किसी ग्रुप में हम एलिमेंटों के ऑर्डर को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम आबेलियन ग्रुप पर डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रुप में एलिमेंटों का ऑर्डर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक नोट सबसे पहले मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि वी यूज़ द मल्टीप्लीकेशन एज कंपोजिशन इन द थ्योरम। हम थ्योरम्स में मोस्ट ऑफ दैम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को कंसिडर करके चलते हैं और थ्योरम को प्रूव करने में हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ही यूज़ करते हैं। ठीक है, या विशेष ध्यान रखें, अगर कोई ऑपरेशन डिफाइन है तो उसको यूज़ करेंगे, अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो आप जो ऑपरेशंस है वो मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं। बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, एलिमेंट का ऑर्डर हम निकालेंगे किसी ग्रुप के लिए। उसके लिए हमने डिफाइन किया इसको, लेट ई बी द आइडेंटिटी इन ए ग्रुप जी। ई आइडेंटिटी है ग्रुप जी की एंड ए कोई एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने कंसिडर किया ए, जो कि जी में बिलोंग करता है। अब हम इस ए एलिमेंट का ऑर्डर डिफाइन करेंगे। ठीक है, इस ए एलिमेंट का हम ऑर्डर डिफाइन करेंगे। ए एलिमेंट का ऑर्डर कैसे हम डिफाइन करते हैं, हमें एक ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है ना, हमें एक ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है जिससे कि ए की पावर हम उस लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर में रखें, ए की पावर एन करें और वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए। ठीक है, वो किसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए। और ये जो एन हमने पावर में लिया है ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मतलब सबसे छोटा इंटीजर ऐसा होना चाहिए कि जिससे ए की पावर एन ई के बराबर हो। जैसे कि हम जनरली देखें तो आई की पावर जो 4 है वो 1 के बराबर होता है, लेकिन आई की पावर अगर आप 8 निकालेंगे तो उसको भी तो हम आई की पावर 4 की पावर 2 इक्वल टू 1 ही लिख सकते हैं। ठीक है, आई की पावर 16 निकालेंगे वो भी 1 आएगा। तो हमें तो जो देखना है वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर देखना है, मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमें किसी एलिमेंट का ऑर्डर डिफाइन करने के लिए एन एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐसा देखना है कि ए की पावर में उस एन को रखे और आइडेंटिटी बन जाए। या इन जनरली ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें, एन टाइम मल्टीप्लाई करें। एन टाइम मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी अगर मिल जाती है तो उसका मतलब है कि ए की पावर एन करने पर हमें आइडेंटिटी मिली है और ये एन हमारा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तब हम बोलते हैं कि जो ए का ऑर्डर है वो एन है। मतलब किसी एलिमेंट को तब तक ऑपरेट करना है जब तक आइडेंटिटी ना बन जाए, और जब आइडेंटिटी वो बना देगा तो जो हमारा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन होगा वही उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाता है। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इज एन, और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ओ ए इक्वल टू एन। ठीक है, तो हमें एन लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर देखना है और इस तरीके से देखना है कि ए की पावर में उस इंटीजर को रखे तो आइडेंटिटी बने। कुछ नोट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं जो यूज भी होंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। किसी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होगा। ठीक है, अगर कहीं पर ए की पावर एम ई के बराबर आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए का ऑर्डर एम हो जाएगा। एम हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि अगर एम लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो ए का ऑर्डर एम होगा। अगर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो एम से लेस देन भी ऑर्डर आपको मिल सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना कि अगर कहीं पर ए की पावर एम ई के बराबर आती है तो उसका ए का जो ऑर्डर होगा वो एम के बराबर भी हो सकता है या एम से छोटा होगा।
बराबर कब होगा? यदि m लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो तो बराबर आएगा, अगर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो m से छोटा जाएगा। इन सभी को मैं एग्जाम्पल से भी बताऊंगा आगे आपको। इफ़ देयर डज नॉट एग्जिस्ट लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a की पावर n इक्वल टू e, अगर वहाँ पर इस तरीके से n आप ढूंढ ही ना पाए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर की a की पावर n e के बराबर आए, ठीक है, तब उस केस में हम कहते हैं कि जो a का ऑर्डर है वो इन्फिनिटी है। ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं? a का ऑर्डर कैसा है? इन्फिनिटी है। यदि n हमें इंटीजर ना मिले तो a का ऑर्डर इन्फिनिटी बनाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। और ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में a की पावर n किया। अगर एडिशन ऑपरेशन ले, इसको भी नोट में समझिए, अगर हम एडिशन ऑपरेशन ले तो a को हमें उस टाइम तक उतनी बार ऐड करना है, ठीक है, मान लो n टाइम तक ऐड करना है, और n टाइम करने पर वो आइडेंटिटी दे दे आपको, है ना, e दे दे, तो हम बोलते हैं कि n इसका ऑर्डर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को यूज़ करते हुए एलिमेंटों का ऑर्डर फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर आपको एक सेट दिया है, ये सभी मैं प्रूफ कर चुका हूँ पहले से ही। जी एक सेट है जिसमें 1 - 1 i - i एलिमेंट है। ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। 4 4th रूट 2 यूनिटी होते हैं ये, है ना। और हमें यहाँ पर करना क्या है? इन सभी एलिमेंटों के ऑर्डर फाइंड करने हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, सभी एलिमेंटों को ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले फाइंड करेंगे 1 का ऑर्डर, ठीक है ना। अगर 1 का ऑर्डर फाइंड करें तो 1 तो आइडेंटिटी होती है यहाँ पर इस सेट के लिए, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। ये मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया है, ये याद भी रखिए, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होगा। अब हम -1 का ऑर्डर फाइंड करेंगे, है ना। -1 का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें -1 को इतनी बार मल्टीप्लाई करना है जब तक 1 ना आ जाए। -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा। इसका मतलब -1 की पावर जो 2 है वो 1 के बराबर है। और अगर -1 की पावर 2 1 के बराबर है तो यही 2 हमारा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिससे कि आइडेंटिटी आपको मिली है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर है -1 का वो 2 है। ठीक है, तो 1 का ऑर्डर 1 और -1 का ऑर्डर 2। वैसे देखा जाए तो -1 की पावर 2 तो 1 होता ही है, -1 की पावर 4 भी 1 होता है, -1 की पावर 8 भी 1 होता है। लेकिन हमें इन सब में लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर देखना है। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? 2। और लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ही हमारा एलिमेंट का ऑर्डर बनाता है। तो ये हो गया -1 का ऑर्डर। अब हम ऑर्डर फाइंड करते हैं i का। तो i को हम कितनी बार ऑपरेट करें जिससे कि 1 आए? i को i के साथ ऑपरेट करेंगे तो i² आएगा, उसकी वैल्यू -1 होती है। फिर i के साथ करेंगे तो -1 इंटू i -i आएगा। फिर i के साथ करेंगे तो, ठीक है, ये i की पावर 4 बन जाएगा। और i की पावर 4 का मतलब है 1। i की पावर 4 का क्या मतलब होता है? 1। तो यहाँ पर आपने देखा कि i की पावर 4 करने पर 1 मिला, तो इसका मतलब ऑर्डर जो i का होगा वो हमारा 4 होगा। ऑर्डर i का क्या होगा? 4 होगा। वैसे तो i की पावर 4 भी 1 होता है, i की पावर 8 भी 1 होगा, i की पावर 16 भी 1 होगा, है ना। लेकिन हमें क्या देखना है? लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर देखना है, वही ऑर्डर को डिफाइन करता है। सेम तरीके से हम -i का भी ऑर्डर फाइंड करेंगे। -i की प्रोडक्ट अगर हम 4 बार करें तो आपको 1 मिलेगा। आप करके देख लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा -i की पावर 4 और इससे आपको 1 मिलेगा, है ना। इसका मतलब -i की पावर 4 करने पर हमें 1 मिला है, तो जो ऑर्डर -i का आएगा वो 4 आएगा। मतलब एलिमेंट को तब तक आपको ऑपरेट करना है जब तक वो आइडेंटिटी ना बना दे। इस सेट की आइडेंटिटी 1 है, तो हमने 1 बनाने के लिए ही 4 एलिमेंटों का ऑर्डर फाइंड किया है। तो आपके पास चारों एलिमेंटों का ऑर्डर आ गया। 1 का ऑर्डर 1 है, आइडेंटिटी है। -1 का ऑर्डर 2 है, i का ऑर्डर 4 है और -i का ऑर्डर 4 है। आपको जब मैंने प्रूफ कराया था तो मैंने बताया था कि i का इन्वर्स -i होता है और -i का इन्वर्स i होता है। और एक प्रॉपर्टी मैंने ऊपर बताई है कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर उसके इन्वर्स के ऑर्डर के बराबर होता है। आप देख सकते हैं कि i का ऑर्डर भी 4 है और -i का ऑर्डर भी 4 है। ठीक है, तो दोनों का इन्वर्स, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, इसलिए दोनों का ऑर्डर सेम है। ये प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखें कि
अगर दो एलिमेंट आपके पास है और दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है तो दोनों को ऑर्डर सेम आएगा। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर भी हमें इस सेट के लिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए सभी एलिमेंटों का ऑर्डर फाइंड करना है। 1 का ऑर्डर तो 1 ही रहेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओमेगा का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम ओमेगा की कितनी पावर करें जिससे कि 1 बन जाए, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 3। ओमेगा की पावर 3 करने पर यहाँ पर 1 बना है, इसका मतलब जो ओमेगा का ऑर्डर है वो 3 होगा। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें जिससे कि 1 बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा की पावर 6। ओमेगा की पावर 6 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो आपने यहाँ पर देखा कि ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू, सॉरी इसको ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करते हैं हम, क्योंकि तीसरा एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 3। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो ओमेगा की पावर 6 है वो हमारा ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 होता है। दिस इम्प्लाइज ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करने पर 1 बनेगा, तो ओमेगा स्क्वायर का जो ऑर्डर है वो 3 के बराबर होगा। वैसे भी जब आपने प्रूफ किया था तो आपने देखा था कि ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा था, और दोनों का ऑर्डर भी सेम आना चाहिए, तो दोनों का ऑर्डर भी सेम आया है। तो किसी एलिमेंट को तब तक ऑपरेट करना है जब तक उस सेट की आइडेंटिटी ना बन जाए, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर को हमने 3 बार ऑपरेट किया तो वो आइडेंटिटी बनी, ओमेगा को हमने 3 बार ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी बनी, तो इसीलिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों के ऑर्डर 3-3 आए हैं। लास्ट की वीडियो में मैंने एडिशन मॉडुलो 6 का भी ऑपरेशन आपको सिखाया था, तो उसी सेट को लेते हुए उनमें भी सभी एलिमेंटों के इन्वर्स हमें फाइंड करने हैं। तो ये हमारे 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और इनके हमें इन्वर्स फाइंड करने हैं। 0 इस सेट की आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। अब 1 का ऑर्डर फाइंड करेंगे। 1 को हमें तब तक ऐड करना है एडिशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में जब तक कि आइडेंटिटी ना बना दे। वन टू थ्री फोर 5 6, तो इनको अगर 1 को हम ऐड करें तो 6 आएगा, और 6 ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो में, तो 6 से डिवाइड करने पर, ठीक है, 6 1 जा 6, रिमाइंडर आएगा 0, और एडिशन मॉडुलो में हमें रिमाइंडर ही लिखना होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1 को 6 टाइम पर ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी बनती है, इसका मतलब जो 1 का ऑर्डर है वो 6 होगा। दिस इम्प्लाइज जो ऑर्डर ऑफ 1 है वो हमारा 6 होगा। अब हम 2 का ऑर्डर फाइंड करेंगे। 2 को एडिशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में अगर हम 3 बार ऑपरेट करें तो 6 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 को 3 बार ऑपरेट किया है तो 2 का ऑर्डर 3 होगा। सेम तरीके से 3 को एडिशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में 3 के साथ ऑपरेट करने पर 6 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, तो 3 का ऑर्डर 2 होगा, 2 बार ऑपरेट किया है। 4 का ऑर्डर निकालेंगे तो 4 और 4 8, 4 3 12, ठीक है ना, 4 3 12, ऑपरेशन है 6, तो तीनों को ऐड करने पर 12 आएगा, और 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको लिखना है, ठीक है ना, रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आपने देखा कि 3 बार ऑपरेट करने पर सेट की आइडेंटिटी बनी है, तो इसका मतलब जो 4 का ऑर्डर है वो 3 होगा। 5 का ऑर्डर निकालेंगे, 5 10 15 and this will be 20 25 30, एडिशन मॉडुलो 6। तो आप 5 को अगर 6 टाइम ऐड करते हैं तो 30 मिलेगा, 30 को 6 से डिवाइड करना है, 6 5 जा 30, रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि 5 को 6 टाइम ऑपरेट करने पर हमें आइडेंटिटी मिली है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी 0 मिली है, तो 5 का जो ऑर्डर है
वो 6 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 0 1 2 3 4 5 सभी एलिमेंटों को ऑर्डर फाइंड किए। बस आपको यही ध्यान रखना है, किसी एलिमेंट को तब तक ऑपरेट करना है जब तक आइडेंटिटी ना बन जाए। ठीक है, वही कंसेप्ट मैंने यूज़ करके सभी एलिमेंटों को ऑर्डर फाइंड किया है। और ऑर्डर होता क्या है, लिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, अब हम फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जेड प्लस। इंटीजर का सेट है और प्लस ऑपरेशन है, हमें सभी एलिमेंटों के ऑर्डर फाइंड करने हैं। आप जानते हैं कि इंटीजर का सेट जो है इस तरीके से होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस सेट की अगर बात करें तो इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है 0 है। ठीक है ना, और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी 0 से अलग जितने भी एलिमेंट है, अगर 1 को आप कितनी बार जोड़े जिससे कि 0 आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? कितनी भी बार जोड़ लेना 0 नहीं आएगा। मतलब हम यहाँ पर ऐसा इंटीजर ढूंढ ही नहीं पाएंगे जिससे कि 1 को जोड़ते जोड़ते 0 बन जाए। ऐसे ही 2 को जोड़ते जोड़ते हमें 0 तक जाना है, कभी भी नहीं आ पाएगा। ऐसे ही 3 के लिए, -3 के लिए, -2 के लिए होगा। और यदि हम इस तरीके से इंटीजर ना ढूंढ पाए, ठीक है ना, तो उन सब का ऑर्डर इन्फिनिटी होगा। तो आप फाइनली कह सकते हैं एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। जितने भी इंटीजर सेट में हमारे बिलोंग करते हैं जेड में, सबका ऑर्डर इन्फिनिटी है। ठीक है ना, एज वी कांट फाइंड लिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर हेयर। हम यहाँ पर लिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर फाइंड ही नहीं कर पाएंगे जिससे कि उसको जोड़ते जोड़ते आइडेंटिटी 0 बन जाए। ठीक है, तो इंटीजर का सेट है। सेम आप रेशनल नंबर का सेट को देख सकते हैं, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के लिए। रियल नंबर को भी देख सकते हैं, वो आपके लिए होमवर्क होगा। तो ये तो हमारा केस हुआ एग्जाम्पल्स को लेते हुए। एग्जाम्पल्स को हमने लिया और हमने प्रूफ किया कि किस तरीके से हम एलिमेंटों का ऑर्डर ग्रुप में फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आपको एलिमेंटों का ऑर्डर फाइंड करना आ गया, अब हम इसकी थ्योरम की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है ना, थ्योरम्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। और फर्स्ट थ्योरम हमारी ये है, इफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर एन। अगर कोई एलिमेंट ए है किसी ग्रुप जी का और उसका ऑर्डर एन है। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट ए का ऑर्डर एन है तो सिंपल सी बात है, ए की पावर एन ई के बराबर होगा और एन हमारा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। एन क्या होगा? लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। साथ ही साथ में ये भी कहा है, देन ए टू द पावर एम इक्वल टू ई, ए टू द पावर एम इक्वल टू ई इफ एंड ओनली इफ। ये IFF जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसका ये सिंबल भी होता है, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ। और यदि थ्योरम में ये आ जाता है तो हमें दोनों पार्ट प्रूफ करने होते हैं। दोनों पार्ट मतलब हमें जो फर्स्ट पोर्शन है वो भी प्रूफ करना होगा, जो सेकंड पोर्शन है वो भी प्रूफ करना होगा। कैसे करना होगा अभी बताऊंगा आपको मैं। तो ए की पावर एम अगर ई के बराबर आ जाए वहां पर, इफ एंड ओनली इफ, ये तभी हो सकता है एन इज ए डिवाइजर ऑफ एम। ये तभी हो सकता है जब एन जो है वो एम को डिवाइड करे, यानी कि एन जो है वो डिवाइजर होना चाहिए किसका? एम का। ये तभी पॉसिबल है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो इसमें ना इफ एंड ओनली इफ है, तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब यह है कि एक बार हम मान करके चलेंगे कि ए टू द पावर एम ई के बराबर है और प्रूफ कर देंगे एन इज द डिवाइजर ऑफ एम। फिर उल्टा मान के चलेंगे, फिर हम मान के चलेंगे कि जो एन है वो डिवाइजर है एम का और प्रूफ करके दिखाएंगे ए टू द पावर एम इक्वल टू ई। तो इफ एंड ओनली इफ में हमें दोनों पार्ट प्रूफ करने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला दोनों पार्ट हमें प्रूफ करके दिखाने होते हैं इफ एंड ओनली इफ अगर दिया है। बहुत सारी थ्योरम्स आपको इफ एंड ओनली इफ या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को लेकर के मिलेगी, सब में सेम कंसेप्ट यूज होता है। अब ये थ्योरम अगर देखा जाए ऊपर वाले एग्जाम्पल को तो सेम बनेगी। यहाँ पर हमें ए का ऑर्डर दिया है एन, ठीक है, और हमें कंडीशन ये आ गई कि ए की पावर एम भी ई के बराबर आता है। तब हमें प्रूफ करना है कि जो एन है वो एम को डिवाइड करेगा।
ठीक है ना। n जो है वो किसको डिवाइड करेगा, m को डिवाइड करेगा, n इज द डिवाइजर ऑफ m। और ये सिंपल सा भी है ना। i की पावर 4 आपने 1 प्रूफ किया था और आपने देखा था वहाँ पर जो i का ऑर्डर है वो 4 आया था, जस्ट ऊपर एग्जाम्पल में। तो i का ऑर्डर 4 आया था। साथ ही साथ आपको ये भी तो पता है कि i की पावर 8 भी 1 के बराबर होता है, i की पावर 16 भी 1 के बराबर होता है। अगर ऐसा हो गया तो ये जो 4 है ना, जो ऑर्डर है, ये इस 8 को डिवाइड करेगा हमेशा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। आप देख सकते हैं 8 को 4 से डिवाइड करने पर 2 आएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, पूरा डिवाइजर होगा। ऐसे ही अगर इस i का ऑर्डर 4 है और वहाँ पर i की पावर 16 भी आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, तब ये 4 जो है 16 को भी डिवाइड करेगा। ऐसे ही i की पावर 32 भी 1 के बराबर होता है, तो 4 जो है, जो ऑर्डर है वो 32 को भी डिवाइड करेगा। तो यही तो थ्योरम कहती है कि अगर a का ऑर्डर n हो और कहीं पर a की पावर m भी e के बराबर आ जाए, तो वहाँ पर n जो है वो m को हमेशा डिवाइड करेगा। n इज द डिवाइजर ऑफ m, ये थ्योरम कहती है। इसको प्रूफ करेंगे। इसमें जो हमें n का ऑर्डर दिया है वो हम मान करके चलेंगे, और चूंकि इफ एंड ओनली इफ है, दोनों पार्ट प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले माना, सपोज n इज ए डिवाइजर ऑफ m। हमने मान लिया पहले कि n जो है m का डिवाइजर है। देन टू प्रूव डैट, तो सबसे पहले में प्रूफ करना है a की पावर m जो है वो e के बराबर वहां पर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चूंकि n जो है m का डिवाइजर है, ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन अगर m डिवाइड होता है n से, तो डेफिनेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम ये कहती है कि m अगर n से डिवाइड होता है तो वहाँ पर आपको एक कोशिएंट मिलेगा q, और ये q हमारा इंटीजर के सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, इफ n इज ए डिवाइजर ऑफ m देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q सच दैट, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि जो m अपॉन n है वो हमेशा q के बराबर जाएगा। एक इंटीजर q आपको कोशिएंट जरूर मिलेगा ऐसा बाय द डिवीजन एल्गोरिथम। और अगर ऐसा है तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो m की वैल्यू है वो n q के बराबर आएगी। ठीक है, m की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n q के। नाउ अब हम a की पावर m को उठाएंगे और इसको e के बराबर प्रूफ करके दिखाएंगे। यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 से m की वैल्यू रखी, a की पावर n q हो जाएगा इक्वेशन 1 से, है ना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a की पावर n की पावर q। और ये भी आपको पता है चूंकि a का जो ऑर्डर है वो n हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। अगर a का ऑर्डर n है तो n हमारा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा और a की पावर n किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो यहाँ पर a की पावर n की वैल्यू रखते e और e की पावर हो जाएगी q। और आइडेंटिटी की पावर तो कितनी भी कर ले आइडेंटिटी ही वापस आती है, तो इसका मतलब a टू दी पावर m हमने प्रूफ कर दिया e के बराबर। आधा पोर्शन प्रूफ हुआ। आधे पोर्शन में हम मान के चले थे कि n जो है वो m का डिवाइजर है, और हमने प्रूफ कर दिया a की पावर m इक्वल टू e। अब इसका जस्ट उल्टा हम प्रूफ करेंगे। उल्टा हम मान के चलेंगे कि a की पावर m को हम e के बराबर मान के चलेंगे और प्रूफ करेंगे जो n है वो m का डिवाइजर होगा। डिवाइजर मतलब उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अब इसको उल्टा प्रूफ करेंगे, और उल्टा प्रूफ कब करना होता है, या तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दी हो तब प्रूफ करते हैं, या फिर आपको इफ एंड ओनली इफ दिया हो। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ के 3 सिंबल होते हैं, एक तो IFF है ना, एक ये सिंबल होता है, या ऐसा लिखा होगा इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो उल्टा मान के चलते a की पावर m को अब e के बराबर मान के चलेंगे, प्रूफ करेंगे n जो है m का डिवाइजर होगा। वही मैंने लिखा कन्वर्सली, सपोज a टू दी पावर m इक्वल टू e, देन टू शो डैट, तब हमें प्रूफ करना है n इज ए डिवाइजर ऑफ m। तब हमें प्रूफ करना है n जो है वो m का डिवाइजर होगा। और ये तो आपको गिवन है कि a का ऑर्डर n है, a का ऑर्डर n है तो सिंपल सी बात है a की पावर n e के बराबर होगा, और n क्या होगा हमारा यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, वेयर अगर a का ऑर्डर n है तो n हमारा इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो इस n से छोटा कोई भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसकी पावर हम करें तो आइडेंटिटी बन जाए। ये n सबसे छोटा एक ऐसा एलिमेंट है
जिससे कि ए की पावर करने पर ये आइडेंटिटी बनाता है। तो ये हमें गिवन है। अब हमने ए की पावर m को e के बराबर माना है और प्रूफ करना है कि n जो है m का डिवाइज़र होगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो इंटीजर है, एक तो है m और एक है n। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि जो n है वो m का डिवाइज़र है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने मान के चले हैं a की पावर m इक्वल टू ई, ये हम मान के चले। अगर a की पावर m इक्वल टू ई है तो जो नोट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था डेफिनेशन के साथ कि अगर कहीं पर a की पावर m ई लिखा आता है तो उस केस में आप कह सकते हैं कि जो a का ऑर्डर है या तो वो m के बराबर होगा, a का जो ऑर्डर है या तो वो m के बराबर होगा या m से लेस देन होगा। ठीक है, या तो a के बराबर होगा या m से लेस देन होगा, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, है ना। उस नोट को दिखा देता हूँ मैं आपको। यस, ये वाला नोट है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि अगर कहीं पर a की पावर m e के बराबर आ जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि m ही ऑर्डर है ना। अगर ये m हो गया लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो फिर तो ये ऑर्डर के बराबर होगा, अदरवाइज इसका a का ऑर्डर इस m से छोटा होगा। तो यही कंसेप्ट मैंने वहाँ पर यूज किया है कि a की पावर अगर m e के बराबर है तो a का जो ऑर्डर है या तो m के बराबर होगा या लेस देन होगा, लेकिन वास्तव में a का ऑर्डर है क्या, n के बराबर है। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। इससे प्रूफ हो गया कि n जो है वो लेस देन इक्वल टू m है, n जो है वो लेस देन इक्वल टू m है, इससे ये प्रूफ हो गया। अब हमारे पास दो इंटीजर है, एक n और एक m, जहाँ पर m तो है बड़ा इंटीजर, n है हमारा छोटा इंटीजर, n जो है लेस देन इक्वल टू m है। तो अगर दो इंटीजर आपके पास है इस तरीके से, m बड़ा इंटीजर n छोटा इंटीजर, तो वहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम हम लगा सकते हैं, है ना। डिवीजन एल्गोरिथम ये कहती है, डिवीजन एल्गोरिथम आपको ये कहती है, डिवीजन एल्गोरिथम को समझा देता हूँ। जैसे 2 से हमने 9 को डिवाइड किया तो 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम 9 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इस 9 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × 4 + 1, लिख सकते हैं कि नहीं, 2 × 4 + 1, ये होती है डिवीजन एल्गोरिथम। तो सेम तरीके से यहाँ पर m बड़ा इंटीजर है और n छोटा इंटीजर है, तो n से हम अगर डिवाइड लगाए, हमने मान लिया कि n से m को डिवाइड लगाने पर q कोशेंट आएगा और r हमारा रिमाइंडर होगा। फिर तो यहाँ पर भी हम m को लिख सकते हैं NQ + R बाई यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम होती है m = NQ + R। तो इसी को हम यूज़ करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम को। अगर m और n दो इंटीजर है तो n को m से डिवाइड लगाने पर वहाँ पर दो इंटीजर हमें ऐसे ज़रूर मिलेंगे जिसको हम q और r का नाम देंगे, और सच डैट इस प्रकार से q r होंगे कि m जो है वो NQ + R के बराबर होगा। और वहाँ पर आप जानते हैं कि r रिमाइंडर है, और रिमाइंडर जो है या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, और कहाँ तक जाएगा, ये जो n है इस तक जा सकता है, लेस देन होगा इससे। ठीक है, इस n से क्या होगा, लेस देन होगा, क्योंकि अगर n के बराबर हो गया तो 1 टाइम फिर से डिवाइड लग जाएगा, तो बराबर का तो साइन वहाँ पर नहीं आएगा, लेस देन होगा n से। चलिए, ये तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगाई। नाउ अब हम a⁴ m को उठाते हैं, m की वैल्यू रखते हैं, a⁴ NQ + R होगी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a⁴ NQ × a⁴R। अब a⁴ n q को बाहर लिख सकते हैं इंटू a⁴R। a⁴ n की वैल्यू तो e है क्योंकि ऑर्डर है हमारा, a का ऑर्डर n है तो a⁴ n e होगा, तो e⁴ q a⁴R, e की तो कितने भी पावर कर ले e ही आता है, और e की मल्टीप्लाई a⁴R के साथ करने पर a⁴R आएगा। चूंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन है कि e को a के साथ प्रोडक्ट करने पर a ही वापस आता है। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि जो a⁴ m है वो a⁴R के बराबर है, लेकिन हम a⁴ m को किसके बराबर मान करके चले थे,
हम ए की पावर एम को मान करके चले थे ई के बराबर, ठीक है ना, बट ए की पावर एम को हम मान के चले थे ई के बराबर, और अगर ए की पावर एम ई के बराबर है तो सिंपल सी बात है ए की पावर आर भी ई के बराबर होगा, और आर है क्या, रिमाइंडर, जो कि 0 से बड़ा है और इस एन से छोटा है। वेट, बहुत ध्यान से समझनी है बात। आपने ऊपर कहा था कि एन हमारा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर इस तरीके से है कि ए की पावर एन ई के बराबर है, क्योंकि ऑर्डर है वो गिवन है हमें, एन लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर एन लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो एन से छोटा कोई भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना ही नहीं था जो कि पावर में लेने पर आइडेंटिटी बना दे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि एन से छोटा भी एक इंटीजर ऐसा आपने देख लिया जो आर है, और किस तरीके से है कि ए की पावर आर ई के बराबर है, तो फिर तो ए का ऑर्डर आर होना चाहिए। लेकिन जो हमें दिया है हम उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, हमें दिया है ए का ऑर्डर एन, हमें दिया है ए का ऑर्डर एन, तो ये जो आर है ना ये मस्ट बी 0, ठीक है ना, क्योंकि हमें ए का ऑर्डर एन दिया था तो एन लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वहाँ पर, जिससे कि ए की पावर एन ई के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर एन से भी छोटा हमें एक ऐसा इंटीजर मिल गया जो कि ए की पावर में लेने पर आइडेंटिटी बनाता है, तो इससे तो ये शो होता है कि ए का ऑर्डर आर है, लेकिन हमें तो एन दिया है, तो हम कह सकते हैं आर मस्ट बी 0, ठीक है ना। बट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, ठीक है ना, सो वी मस्ट हैव आर इक्वल टू 0। तो फिर तो हम आर की वैल्यू 0 लेनी होगी, क्योंकि जो हमें गिवन है उसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, तो वी मस्ट हैव आर इक्वल टू 0। और अगर आर इक्वल टू 0 हम यहाँ पर रख देते हैं एम इक्वल टू एन क्यू प्लस आर में, तो एम इक्वल टू एन क्यू मिलेगा, इक्वेशन इसको 2 डाल देता हूँ, फ्रॉम 2, देयरफॉर फ्रॉम 2 एम इक्वल टू मिलेगा एन क्यू, और इससे शो होता है कि जो एम है उसको एन से डिवाइड करने पर कोशेंट क्यू आएगा, और दिस इम्प्लाइज एन इज ए डिवाइजर ऑफ एम, और यही हमें प्रूफ करना था। काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है ना, दोनों पार्ट हमने प्रूफ किए। पहले हम मान के चले थे एन एम का डिवाइज़र है और प्रूफ कर दिया ए की पावर एम इक्वल टू ई। अब हम मान के चले हैं ए की पावर एम इक्वल टू ई और हमने प्रूफ कर दिया एन इज ए डिवाइजर ऑफ एम, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल थ्योरम होती है ना, बहुत डीपली इनको लिख लिख करके आपको प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज आपको ही बोरिंग लगेगी। अगर आप इसको समझ के नहीं चलेंगे तो इससे आपको बोरिंग फीलिंग आएगी। तो अच्छे से तैयार करके चले, लिख लिख करके कंसेप्ट को समझ के चले। दूसरी थ्योरम लेते हैं। दूसरी थ्योरम हमें ये कहती है अगर ए और एक्स दो आर्बिट्री एलिमेंट हो किसी ग्रुप के, तो ए का ऑर्डर और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर, ए का ऑर्डर और एक्स इनवर्स एक्स का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने मान लिया कि जो ए का ऑर्डर है वो एन है, इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं, और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर हमने मान लिया कि वो एम है, इक्वेशन नंबर 2 डाल लेते हैं। हमारा टारगेट ये रहेगा कि एम को हमें एन के बराबर प्रूफ करना है, देन टू शो डैट एम इक्वल टू एन, एम को हमें एन के बराबर प्रूफ करना है। अब एम को एन के बराबर प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं नाउ, सबसे पहले हम एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर 2 की वैल्यू निकालते हैं। इसका मतलब होगा एक्स इनवर्स ए एक्स की प्रोडक्ट एक्स इनवर्स ए एक्स के साथ ही होगी। इसमें एसोसिएटिव ला लगा देंगे, यहाँ पर हम एक्स और एक्स इनवर्स का पेयर बना लेंगे, बाकी सबको बाहर निकाल लेंगे, है ना। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक्स इनवर्स ए लेफ्ट में बाहर आया और ए एक्स राइट में बाहर आया, अंदर पेयर बनेगा एक्स और एक्स इनवर्स का, और आप जानते हैं कि एक्स और एक्स इनवर्स मिलकर के आइडेंटिटी बन जाएगी, एक्स इनवर्स ए ई ए एक्स बनेगा, और ए ई में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी से ए ही आएगा, है ना। तो ये बराबर होगा हमारा एक्स इनवर्स ए इंटू ए स्क्वायर एक्स के,
क्योंकि ए ई का मतलब ए ही होगा और ए मिल करके ए स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली आपने ये देखा कि जो एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर 2 आपने निकाली है वो एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स के बराबर आई है। मतलब ये जो पावर थी वो ए पर लगती है, एक्स इनवर्स ए एक्स सेम रहता है। सिमिलरली अगर आप इसको प्रोसीड करेंगे पावर 3 के साथ तो ए की पावर 3 हो जाएगी, पावर 4 के साथ तो पावर 4 हो जाएगी, ऐसी पावर एन के साथ तो पावर एन हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 मिल गई और इस तरीके से मिली कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन जो है वो एक्स इनवर्स ए की पावर एन एक्स के बराबर है। लेकिन हमें गिवन है इक्वेशन 1 में कि जो ए का ऑर्डर है वो एन है। ऊपर आप देख सकते हैं ए का ऑर्डर अगर एन है तो ए की पावर एन ई के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम ए की पावर एन को ई लिख सकते हैं, है ना। तो एक्स इनवर्स ई एक्स बनेगा और सॉल्व करके ये एक्स इनवर्स एक्स आएगा और एक्स इनवर्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी देगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। तो उससे शो हो गया कि जो एक्स इनवर्स ए एक्स है वो एन के बराबर, एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन है वो आइडेंटिटी के बराबर है। और बाय द डेफिनेशन ये आप जानते हैं कि अगर कहीं पर ए की पावर एम ई के बराबर आ जाए तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो ए का ऑर्डर होगा या तो वो एम के बराबर होगा या एम से लेस देन होगा। उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर देखा इस एलिमेंट की पावर एन करने पर आइडेंटिटी के बराबर है। तो आप कह सकते हैं इस एलिमेंट का ऑर्डर या तो एन होगा या एन से छोटा होगा। लेकिन इसका ऑर्डर हम मान के क्या चले इक्वेशन 2 में एम, तो इक्वेशन 2 से वैल्यू रख देते हैं एम। तो यहाँ पर इससे आपने प्रूफ कर दिया कि जो m है वो लेस देन इक्वल टू n है, जिसको हम इक्वेशन नंबर, ये होगी हमारी इक्वेशन 3, ये होगी इक्वेशन नंबर 4। तो पहले हमने प्रूफ किया कि जो m है वो लेस देन इक्वल टू n है। अब सेम तरीके से हम प्रूफ कर देंगे जो n होगा वो लेस देन इक्वल टू m होगा और फाइनली हम कह सकते हैं कि m n के बराबर ही है। अब हमने माना था कि जो ऑर्डर है एक्स इनवर्स ए एक्स का इक्वेशन 2 में हमने लिखा था स्टार्टिंग में, उसको हम m मान के चले थे। तो ये हमारा m ऑर्डर है। अगर m ऑर्डर है तो सिंपल सी बात है, इस एलिमेंट की पावर m करने पर आपको आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। और ऊपर जो इक्वेशन थी हमारी इक्वेशन नंबर 3, उसमें आपने देखा था कि अगर यहाँ पर पावर n है तो एक्चुअली में वो a पर लग जाती है। तो सेम तरीके से यहाँ पर अगर पावर m है तो एक्चुअली में ये पावर हमारी a पर लग जाएगी, इससे आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब इस e को हम आइडेंटिटी है तो इस e को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं x इनवर्स x, ठीक है ना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कोई एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ प्रोडक्ट करके आइडेंटिटी देता है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इनवर्स a टू दी पावर m x इक्वल टू x इनवर्स ई एक्स। ये भी आप जानते हैं कि ई एक्स की वैल्यू x के ही बराबर होती है, तो हम x को ई एक्स भी लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। अब इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से x इनवर्स हट जाएगा, राइट कैंसिलेशन लॉ से x हट जाएगा, तो आपको मिलेगा a टू दी पावर m इक्वल टू ई। लेकिन लिखना पड़ेगा आपको बाई लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो a की पावर m है वो e के बराबर है, तो बाय द डेफिनेशन जो a का ऑर्डर होगा या तो m के बराबर होगा या m से छोटा होगा। इक्वेशन 1 में आपने a का ऑर्डर माना था n फ्रॉम 1 से, तो इक्वेशन जो 4 है और इक्वेशन 5 है इससे आप क्या रखते हैं फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5। 4 में आपने कहा था कि m लेस देन इक्वल टू n है, 5 में आप कह रहे हैं कि n लेस देन इक्वल टू m है, तो सिंपल सी बात है m n के बराबर ही होगा। और अगर m n के बराबर है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ऑर्डर x इनवर्स a x का है वो ऑर्डर ऑफ a के बराबर है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो सभी प्रॉपर्टीज़ को यूज करते हुए हम इस तरीके से प्रूफ करते हैं। तो ये ऑर्डर से रिलेटेड थ्योरम हुई। अब हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे आबिलियन ग्रुप से रिलेटेड। आबिलियन ग्रुप, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको 2020 में भी पूछी गई थी और बहुत ईजी सी थ्योरम है।
इफ़ ए बी आर आर्बिटरी एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, अगर ए और बी दो आर्बिटरी एलिमेंट हो किसी ग्रुप जी के, तब हमें वहाँ पर प्रूफ करना है कि जो ए बी का होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ आया है तो इसका मतलब आपको दोनों पार्ट प्रूफ करने होंगे, है ना। इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज आबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो दोनों पार्ट प्रूफ करने हैं। एक बार हम मान करके चलेंगे कि ए बी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है और प्रूफ कर देंगे जी आबेलियन होगा। फिर हम उल्टा मान के चलेंगे, कन्वर्सली जी को आबेलियन मान के चलेंगे और ए बी स्क्वायर को ए बी के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर प्रूफ कर देंगे। जब भी इफ एंड ओनली इफ दिया होता है तो दोनों पार्ट हमें प्रूफ करने होते हैं। तो प्रूफ में हमने सबसे पहले मान लिया कि जो ए बी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है, ये हमने मान लिया। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है, इसको यूज़ करेंगे और प्रूफ करके दिखाना है कि जी जो है वो आबेलियन होगा। और जी को आबेलियन दिखाने के लिए कम्यूटेटिव लॉ दिखाना होगा। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ए बी इक्वल टू बी ए के बराबर प्रूफ करना होगा, यह हमें प्रूफ करना होगा, ए बी इक्वल टू बी ए। इसको प्रूफ करने के लिए जो हमने माना है उसको उठा के चलेंगे। नाउ हमने तो ये माना है कि जो ए बी का स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है, उसी को हमने उठा लिया। ये कंडीशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए हम मान के चले हैं। अब हमारा टारगेट ये रहेगा कि ए बी को बी ए के बराबर प्रूफ कर दे। ए बी को बी ए के बराबर प्रूफ करने के लिए हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ए बी इंटू ए बी हम इसको लिख सकते हैं। इधर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर को ए इंटू ए और बी स्क्वायर को बी इंटू बी। इस तरीके से हमने लिखा। चूँकि आप ये सिंपल सी प्रॉपर्टी जानते हैं कि ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए दोनों साइड को ब्रेक किया। एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। ए को बाहर रखा, अंदर रखा बी ए, बी को भी बाहर निकाला। ऐसे ही ए को बाहर रखा, अंदर रखा ए बी, बी को भी बाहर निकाला बाई एसोसिएटिव लॉ। अब इसमें लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए हट जाएगा, राइट कैंसिलेशन लॉ से बी हट जाएगा। आपको लिखना होगा बाई लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। यदि आप लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ यूज करते हैं तो आपको जो मिलेगा वो बी ए मिलेगा ए बी के बराबर। तो फाइनली आप बोल सकते हैं कि ए बी जो है बी ए के बराबर है और ये कंडीशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए है, ठीक है। और ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, तो फाइनली आप कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज जी इज आबेलियन। जी जो है आबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो हम मान के चले थे ए बी स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर और हमने प्रूफ किया ए बी इक्वल टू बी ए, यानी कि जी को आबेलियन प्रूफ किया। अब इसका जस्ट उल्टा पार्ट करेंगे। कन्वर्सली हम उल्टा मान के चलेंगे। इस बार हम जी को आबेलियन मान के चलेंगे और प्रूफ कर देंगे ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कन्वर्सली सपोज दैट, अब हमने उल्टा माना। हमने मान लिया कि जो जी है वो आबेलियन है और अगर जी आबेलियन है तो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, ए बी इक्वल टू बी ए होगा, है ना। और प्रूफ करके दिखाना है ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने उठाई लेफ्ट हैंड साइड ए बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी। इसमें हम लगा देंगे एसोसिएटिव लॉ, बी ए को अंदर रखेंगे, है ना। कौन से लॉ से? बाई एसोसिएटिव लॉ। और चूंकि जी आबेलियन है तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा, और कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा तो ए बी बी ए के बराबर होगा। तो बी ए को हम लिख सकते हैं ए बी बाय द कम्यूटेटिव लॉ। अब ए और ए का पेयर बना लो, बी और बी का पेयर बना लो। ए और ए मिलकर के ए स्क्वायर और बी और बी मिलकर के बी स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो पहले हम मान के चले थे ए बी के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर, जी को आबेलियन दिखाया। इस बार हम जी को आबेलियन मान के चले हैं और ए बी के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर प्रूफ किया है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मैंने की। कुछ थ्योरम्स ऐसी भी है जो एग्जाम में कम पूछी जाती है, उनको आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। पहली थ्योरम ये होती है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट में मैंने लिखा है, इनका यूज होता है आगे आगे जो लेक्चर्स आएंगे उनमें यूज होगा, तो उनको नोट्स में तो ज़रूर मेंशन करके चले। इफ़ जी इज एन आबेलियन ग्रुप, अगर जी आबेलियन ग्रुप है देन, तब हमें वहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कि ए बी की पावर एन जो है ए की पावर एन बी की पावर एन के बराबर होगा। जैसे मैंने ऊपर वाली प्रूफ की है उसको भी सिंपली प्रूफ कर सकते हैं, बस 2 की जगह पर एन चलेगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स, मतलब अगर ग्रुप जी में सभी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है, सेल्फ इनवर्स मतलब खुद का इनवर्स खुद ही है, तो वो ग्रुप हमेशा आबेलियन होता है। ठीक है, वो ग्रुप हमेशा कैसा होता है, आबेलियन होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक जी सेट लिया 1 - 1, यहाँ पर 1 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 बनाएगा, -1 भी -1 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 बनाएगा। तो इसका मतलब दोनों एलिमेंट मिलके आइडेंटिटी बनाते हैं अपने आप ही, है ना। तो दोनों के दोनों सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, और ये एलिमेंट अगर सेल्फ इनवर्स है दोनों के दोनों, तो इसका मतलब ये हमेशा आबेलियन होगा। इसी को मॉडिफाई किया है प्रॉपर्टी को कि अगर ग्रुप जी में सभी एलिमेंट इस टाइप के हो कि ए स्क्वायर इक्वल टू ई, ए स्क्वायर इक्वल टू ई का मतलब है कि ए की ए के साथ प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी बनेगी, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ए का ऑर्डर है वो 2 है। ठीक है, और अगर ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो सिंपल सी बात है ए का इन्वर्स ए ही हो जाएगा, और अगर ए का इन्वर्स ए ही है तो इसका मतलब सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है जी के सभी एलिमेंट, तो जी सिंपल सी बात है आबेलियन होगा ही होगा। तो अगर ग्रुप में ए स्क्वायर इक्वल टू ई की कंडीशन सभी एलिमेंट होल्ड करते हैं तो इसका मतलब सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स होंगे, सेल्फ इन्वर्स होंगे तो ग्रुप आबेलियन होगा। साथ ही साथ में अगर जी कोई ग्रुप हो इस प्रकार से कि ए बी की पावर एम, ए की पावर एम, बी की पावर एम के बराबर आ जाए फॉर 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स एम के लिए, मतलब ये कंडीशन एम के लिए प्रूफ हो, m+1 के लिए प्रूफ हो, m+2 के लिए प्रूफ हो। ठीक है, 3 के लिए अगर ये कंडीशन होती है सेटिस्फाई, तो उस केस में भी ग्रुप हमेशा अबेलियन होगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट नोट है आपका, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6 मस्ट बी अबेलियन। अगर हम कोई ग्रुप लेते हैं जिसमें एलिमेंट 6 से लेस देन है, मतलब एक एलिमेंट का ग्रुप, 2 एलिमेंट का ग्रुप, 3 एलिमेंट का ग्रुप, 4 एलिमेंट का ग्रुप और 5 एलिमेंट का ग्रुप, ठीक है, वे हमेशा अबेलियन होते हैं। ठीक है, कोई भी ग्रुप आप ले 6 से लेस देन ऑर्डर का, तो वे ग्रुप हमेशा अबेलियन होते हैं। इसका काफ़ी यूज भी होगा आगे। तो आज के इस लेक्चर में मैंने कुछ अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़, थ्योरम्स को बताया और ऑर्डर बताया एलिमेंटों का। नेक्स्ट वीडियो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम सब ग्रुप और उसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट्स, आप सभी हमारे इस चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि हमारे इस चैनल पर मैथमेटिक्स 1, 2, 3, 4 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सभी वीडियोस अवेलेबल है।